नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांकेर की आंतागढ़ विधानसभा में अब विकास देखने को मिल रहा है और उसके पीछे की वजह है विधायक विक्रम उड़ेसी, जिन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में विकास करके दिखाया जो संवेदनशील क्षेत्र में आता है। कांकेर की आंतागढ़ विधानसभा संवेदनशील क्षेत्र में आती है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा में विकास की, लेकिन इस नामुमकिन काम को भी विधायक विक्रम उसेंडी ने मुमकिन करके दिखाया है। जब हमारे जिला ब्यूरो अनिल कुमार ने विधायक विक्रम उसेंडी से खास बातचीत की, तो उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और हो रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। आंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम तरीके से भी लोगों से मिलते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा भी करते रहते हैं। क्या कुछ दौरे में निकलता है, क्या चर्चाएं जो लोग होती हैं, आम जनता क्या समस्याएं को बताते हैं, सही चर्चा करेंगे। सर, आप लगातार दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में, बहुत सी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, किस तरह से आप जब लोगों से मिलते हैं, क्या क्या बातें आपके सामने रखती हैं? देखिए, इस समय जो बदली हुई परिस्थितियों में, खासकर इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि अंदरूनी क्षेत्र में बहुत ज्यादा दौरा पहले हो नहीं पाता था। अब चूंकि वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या, नक्सलवाद की जो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है और अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग विकास का काम चाहते हैं, वहां काम हो, उनकी मूलभूत समस्या का समाधान हो। इसलिए बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्र में कार्यक्रम भी मेरे हुए हैं, जहां किन्हीं कारणों से पहले कार्यक्रम हो नहीं पाता था। कार्यक्रम हम जाना चाहते तो भी वहां की स्थिति ऐसी होती थी कि कार्यकर्ता तैयार नहीं हो पाते थे, गांव वाले या प्रशासन की तरफ से भी ये बात कई बार आती थी। तो कुल मिलाकर ऐसे गांव थे, लेकिन इस समय हम उन गांवों को मैं चिन्हांकित करके उन गांवों में ही कार्यक्रम, और वहां वाले भी जा रहे हैं, गांव वाले भी कार्यक्रम हो, तो उन जगह जा रहे हैं। तो जो वहां के जैसे कहीं पर पुल पुलिया सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य की सभी मांग उनके द्वारा की जा रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप में बताऊंगा कि अभी 9 जून को मैं मुरुंडी, जो कोइलीबड़ा ब्लॉक का बड़ा गांव है, क्योंकि अंतागढ़ विकासखंड से लगा क्षेत्र उधर लग जाता है, तो वहां पर भी गया था। तो लोग गांव वाले मांग कर रहे थे कि वहां पर पुल का निर्माण होना चाहिए, या बहुत दिन से हमको परेशानी होती आने जाने में बरसात के समय। तो ये था, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, चूंकि आप लोगों का गांव हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र के पास ही है, जो आपका मेटा बोदली खनन वगैरह क्षेत्र पुरुंडी, वो नदी का पुल बनना चाहिए। मैंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम उसको तत्काल हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो हम अभी पिछले दिनों डीएमएफ की बैठक हुई, उसने प्रस्ताव दिया। अब वहाँ बड़ा एक पुल का निर्माण होने वाला, स्वीकृति मिल गई है 9 करोड़ का, वह काम होना है। तो निश्चित रूप से गाँव वाले भी खुश हैं। उनकी मैं समझ रहा था कि सबसे ज्यादा भी बरसात के समय तो एक व्यक्ति भी अभी अगस्त में वहां पर वो नदी पार करते वह भी गए थे। तो इस प्रकार की कई जगह मांग पुल पुलिया के साथ साथ और कुछ जगह कहीं पर स्कूल भवन की मांग है, उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग है। ऐसे अलग अलग मांग अंदरूनी क्षेत्र में आ रही है। खास करके हमारा जो नियत नीलानार, जो कोइलीबड़ा के अंदर का गांव है, पानीडुंगरी क्षेत्र, तो 10 किलोमीटर एरिया में वहां पर विकास के बहुत सारे काम हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है वहां पूरा। उसी प्रकार से आमाबड़ा क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में काम है, वहां पर भी बहुत सारे काम सड़क पुल पुलियों के चल रहे हैं। तो कुल मिला के अभी इस समय अंदरूनी क्षेत्र में जो काम पहले नहीं हो रहे थे, वो कामों की डिमांड्स आ रही है, काम हो रहे हैं। और कुल मिला के हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, विष्णुदेव साय की सरकार की, अंदरूनी क्षेत्र में गाँव गरीब किसानों के दृष्टि से जो मूलभूत जो समस्या है उनका समाधान पहली प्राथमिकता में हो। केंद्र से भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आपने देखा होगा कि पिछले 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री आवास का निर्माण का काम चल रहा है, और बाकी और भी जो वहां के डिमांड्स आ रहे हैं उनका निर्माण की प्रक्रिया सतत चल रही है। तो अंदरूनी क्षेत्र मेरा प्रवास भी हो रहा है
और लोगों की वहां से कार्यक्रम भी बन रहे हैं, मैं जा भी रहा हूं, तो उनसे जो मांगे प्राथमिकता के आधार पे, मांग तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता क्रम में अपन तय करते हैं, जो कामों को हम स्वीकृति कर रहे हैं, तो गांव में भी एक बदली हुई परिस्थितियों में काम तो अभी हो रहे हैं। सर, आपने जैसा कि जिक्र किया माइंस प्रभावित क्षेत्रों का, तो अमूमन एक शिकायत आता है ग्रामीणों का कि प्रबंधक के द्वारा, माइंस प्रबंधक जो होते हैं उनके बीच और ग्रामीणों के बीच में कोऑर्डिनेशन का नहीं बन पाता है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कहा जाता है, लेकिन उनको रोजगार मुहैया नहीं कराते। इस पे काफी विवाद की स्थिति बन पड़ता है, तो इस पे किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो माइनिंग प्रभावित क्षेत्र में वहाँ मूलभूत विकास का काम तो होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में माइंस निकल रहा है, तो वहां पर चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों का एक प्राथमिकता के आधार पे, और जो CSR मद का भी फंड आता है, जो सीधा माइनिंग विभाग से जो वहां खनन करने वाले उनको भी करना रहता है, बाकी जो अलग से राज्य शासन माते वो तो है ही है। तो कुल मिलाकर उन गांवों को भी हम प्राथमिकता ले रहे हैं कि उन क्षेत्र में ही काम हो। हमने अभी जो DMF की बैठक में भी हमने कहा कि बैठक में कि भाई जो प्रभावित एरिया है 70% राशि उस क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। मैंने उस प्रस्ताव को भी रखा है, तो उस हिसाब से हमने प्रस्ताव भी दिया है, उसमें कुछ कामों की स्वीकृति मिली है, और आने वाले समय में उन क्षेत्रों को ही जो किसी न किसी कारण से वहां पर विकास नहीं हो पा रहा था, माइनिंग प्रभावित क्षेत्र एक्ट में जो प्रावधान है उस अनुसार वहां का विकास का काम होना चाहिए, हमारी पहले प्राथमिकता रहेगी। सर, तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी जी, जिनका साफ कहना है लोगों की जरूरत और मांगों के अनुरूप बेहतर काम किया जा रहा है, और भी आने वाले समय में बेहतर से बेहतर काम कर लोगों को और भी अधिक सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नताम, हर खबर, छत्तीसगढ़। विधायक विक्रम उसेंडी ने अपने क्षेत्र में कुछ कार्य जनता को समर्पित किए, और कुछ कार्य ऐसे अभी और हैं जो क्षेत्र में कराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि साई सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया, जबकि 10,463 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया गया। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार बने लगभग 2 साल पूरे होने जा रहा है। इस सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो अनोखा रिकॉर्ड क्या है कि अभी 2 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, सरकार ने अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। छत्तीसगढ़ का इतिहास देख लीजिए, अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। हां, जरूर कि छत्तीसगढ़ की जनता को शराब के नशे में ढकेलने के लिए 67 नई शराब दुकान इन्होंने खोल दिया है। एक भी नए स्कूल नहीं खोलना, और उसके एवज में 10,463 स्कूलों को बंद कर देना, और 1 नवंबर से अब उन स्कूलों का डायस कोड भी समाप्त हो जाएगा। अगर डायस कोड समाप्त हो जाएगा तो उस स्कूल को पूरी तरह से बंद माना जाएगा, और उस स्कूल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब सोच लीजिए आप, ये कैसी सरकार है, छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाह रही है कि 2 साल में एक भी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक नहीं खोल पाना, 67 नई शराब दुकान खोलना, 10,463 स्कूल को बंद करना, और अब डायस कोड को 1 नवंबर से समाप्त कर देना। कुल मिलाकर ये सरकार इस 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में अजब गजब और अनोखा रिकॉर्ड स्कूल नहीं खोलने का इन्होंने बनाया है।
दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, तो वहीं धनतेरस की खरीदारी के पहले दिन दुकानदारों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। समृद्धि और शुभता का प्रतीक माने जाने वाले इस पर्व पर खरीदारी को लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ी ने भी स्थानीय बाजार पहुंचकर पूजन सामग्री की खरीदारी की और त्योहार की तैयारियों की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय दुकानदारों से ही सामान खरीदें, जिससे छोटे व्यापारियों को भी त्योहार की खुशियों में भागीदार बनने का अवसर मिले। स्मृति नगर को नगर पालिका निगम भिलाई में समाहित किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने बड़ी राहत दी है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 4 बिंदुओं पर प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 अक्टूबर को भिलाई निगम के आदेश को विधि विरोधी करार देते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी निजी कॉलेज कॉलोनी को निगम में शामिल करने के लिए विधि समस्त प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके विरोध में स्मृति नगरवासियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर एकजुटता दिखाई थी। कोर्ट के निर्णय के बाद 17 अक्टूबर को समिति के कार्यालय में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने निगम के आदेशों के खिलाफ सामूहिक आपत्ति दर्ज कराने और कॉलोनी का संचालन समिति द्वारा ही जारी रखने का निर्णय किया। वहीं समिति अध्यक्ष संजीव चौबे ने बताया कि ये फैसला कॉलोनी की स्वायत्तता और जनहित की रक्षा के लिए जरूरी था। कोर्ट को बताया कि ये आधी जानकारी में बात कर रहे हैं, 7 साल 8 साल पीछे चल रहे हैं निगम के वकील जो है। 2011 में पुनः एक संशोधन हुआ है जिसमें उन 3 प्रकाशन की अनिवार्यता है। कोर्ट ने उसको देखा, माना और उसके बाद फिर उनसे पूछा। तब उनके वकील ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि 3 प्रकाशन हुए कि नहीं हुए, मैं क्लाइंट से बात करना चाहूंगा, तो 1 दिन का एडजर्नमेंट दीजिए मुझे और परसों आप रख लीजिए पेशी। उस हिसाब से 13 के बाद कल हुई, परसों कल पेशी हुई। कल की हियरिंग में उन्होंने स्वीकार किया कि पब्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कल 16 तारीख को एक अखबार नवभारत का उन्होंने कटिंग दिखाई कि हमने पहला प्रकाशन अभी कर दिया है और हमने प्रबंधन अपने हाथ में लिया ही नहीं है। ये उनके वकील का वहां पर कोर्ट में स्टेटमेंट था कि हमने प्रबंधन हाथ में नहीं लिया, अभी तो प्रक्रिया चालू हुई है। ये पहला प्रकाशन हुआ, इसके बाद 2 प्रकाशन और होंगे, दावा पत्ती आएगी तब हम करेंगे। नगर निगम असफल रहा, आप सभी सहमत है इस चीज से अध्यक्ष। जब मेरे पास इस पर हमारे वकील ने कोर्ट को बताया कि ये आधी जानकारी में बात कर रहे हैं, 7 साल 8 साल पीछे चल रहे हैं निगम के वकील जो है। 2011 में पुनः एक संशोधन हुआ है जिसमें उन 3 प्रकाशन की अनिवार्यता है। कोर्ट ने उसको देखा, माना और उसके बाद फिर उनसे पूछा। तब उनके वकील ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि 3 प्रकाशन हुए कि नहीं हुए, मैं क्लाइंट से बात करना चाहूंगा, तो 1 दिन का एडजर्नमेंट दीजिए मुझे और परसों आप रख लीजिए। राजनांदगांव में प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। दिवाली की खुशियां दुगनी करने के लिए नगर निगम ने सभी कर्मचारियों को 1 माह का वेतन एडवांस में जारी कर दिया है। सरकार ने आदेश के तहत कर्मचारियों के खाते में सैलरी ट्रांसफर कर दी है ताकि वे अपने परिवार के साथ त्योहार को धूमधाम से मना सके। प्रशासन का कहना है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं बाजारों में भी दिवाली की रौनक साफ नजर आ रही है। मिठाई, कपड़े, सजावटी सामान की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। निगम प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों की खुशहाली भी हमारी प्राथमिकता है। राजनांदगांव में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और लोग प्रशासन के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं।
नगर निगम के जो नियमित कर्मचारी हैं, मस्टर रोल कर्मचारी हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, सभी को हमारा ये प्रयास है कि सितंबर पेड अक्टूबर जो वेतन मिलना है वो वेतन भी दे दें और हमारा ये प्रयास है कि सभी को लगभग पात्रता अनुसार 10,000 या 5,000 का जो उनको वेतन का अग्रिम देना है वो भी हम दे पाए, ये हमारा प्रयास है। राजनांदगांव में दीपावली से पहले शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के नेतृत्व में शहर में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले बाजार, चौक चौराहे और मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च कर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और अब अपराधियों, उठाई गिरोह और साइबर ठगों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है और इसके लिए सादी वर्दी में पुलिस और साइबर टीम तैनात की गई है। बता दें कि इस दौरान 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध और 2 पहिया वाहन सड़क पर खड़ा करने पर सीधी चालानी कार्रवाई की जाएगी। आज दिवाली की तैयारियों को लेके एसपी सर के नेतृत्व में और साथ में प्रशासन के एजेंट भी उपस्थित थे। पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसका उद्देश्य एक तो यातायात व्यवस्था को चेक करना, इसके अलावा जो अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो और आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे, इसको देख के पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। यातायात व्यवस्था को उसमें हिदायत दी गई है लोगों को कि नियमों का पालन करें और जो निर्धारित सीमा बनाई गई है उसमें ही दुकानदार अपना सामान निकाले। साथ ही अभी दीपावली को लेकर पूरे शहर में जो है लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। शहर के आउटर में 4 व्हीलर पेट्रोलिंग, 2 व्हीलर पेट्रोलिंग, साथ ही उठाईगिरी की घटनाएं इस समय बढ़ जाती है। उसको देखते हुए सिविल में भी साइबर सेल की टीम लगाई गई है। ये लगातार पेट्रोलिंग अभी दिवाली के बाद तक चालू रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राता फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांकेर के भानु प्रतापपुर में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का 13वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विधायक आशाराम नेताम, सावित्री मनोज मांडावी, विक्रम उडेसी सहित
सांसद भोजराज नाग विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने सबसे पहले 13वें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। बस्तर के विकास का में बहुत बड़ा रोड़ा नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। 210 नक्सली पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मोदी की सभी गारंटी को पूरा किया है। बैठिए, सबको आराम से। आज भानुप्रतापुर में छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का स्थापना दिवस था और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के जो सौगात दिए हैं, ये ऐतिहासिक दिन है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ साहू जी, हमारे महेश भैया जी, अरविंद जैन जी और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बहुत तन मन धन से मेहनत करके भारी संख्या में लोगों को जुटाए थे। मैं पिछड़ा वर्ग सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्थापना वर्ष मनाया गया है तो सभी भाइयों को, पिछड़ा वर्ग के जितने भी सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित ही सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लिए हमने जो इनका आरक्षण था, हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं रखना चाह रही थी पर मैं आपके माध्यम से रखना चाह रही हूँ। हमारी जब भूपेश भैया की सरकार थी तो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का वो था, उसको हमने राजभवन में भी उसको रखा गया, परंतु क्या कारण है वो राजभवन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण है वो इनको मिलना चाहिए। आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो नक्सलवाद का है, उसकी अब समापन नजदीक है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अंतिम सांसें ले रहा है। आज 210 ऐसे हमारे बीच के भाई बहन जो भटक गए थे, जो विकास की मुख्य धारा से अलग हो गए थे, हम लोगों की रीति नीति से, हम लोगों का जो पुनर्वास का नीति है आत्मसमर्पण करने वालों के लिए, उससे प्रभावित होके आज वो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। सामने जितने लोग हैं वो कृपया बैठ जाइएगा। सामने जितने लोग हैं बैठ जाइए। सब लोग चेयर में बैठिए, सबको आराम से दिखेगा। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों को संविधान के प्रति और गुलाब भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी समर्पित नक्सलियों को शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनें दी जाएंगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास भी आवंटित किए जाएंगे। सीएम साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 3 साल तक आर्थिक सहायता मिलेगी और पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। उन्हें मकान और जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद में बदलाव दिख रहा है और लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। इस अवसर पर बस्तर आईजी, डीजीपी, बीएसएफ, एडीजी, सीआरपीएफ, एडीजी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे। परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम
बढ़ा चुका है। हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। $2,047